बारिश का मौसम है। गांव में जोर से बारिश हो रही है। गलियां कीचड़ से भरी हैं और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी सुरेश अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। अरे बारिश हो या तूफान, सुरेश का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल, आज भी गांव में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे सुरेश, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं सुरेश, ये बेकार है। बारिश में समोसे लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा, जरूर आजमाना। सुरेश दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से समोसे कम बिकते हैं। वह थककर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। सुरेश गीला गीला घर लौटता है। उसका कपड़ा बारिश से भीगा हुआ है और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी राधा उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे सुरेश, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। समोसे बिके कि नहीं? हाँ राधा, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग समोसे खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं, स्वाद बिगड़ गया। कुछ ही समोसे बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है सुरेश। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? ठेले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ राधा, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से समोसे खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। सुरेश और राधा चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। सुरेश फिर से अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है, लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि समोसे फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे, इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वह एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। सुरेश का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? ही बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लो, गर्मा गर्म समोसा खाओ और ताकत लाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये समोसा बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। आसमान फिर से काले बादलों से घिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखे समोसों पर गिरने लगती हैं। सुरेश परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या हो गया? फिर से बारिश। अब तो सारे समोसे भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी बोरी उतारता है, जो उसने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो, ये बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे। इससे तेरे समोसे भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे।
मेरी चिंता तू मत कर बेटा, ये बोरी तुझे ज्यादा जरूरी है। ले, रख ले इसे और अपने समोसों को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रह बेटा, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वह बारिश के पर्दे में गायब हो जाता है। वह बोरी को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे सुरेश, तेरा ठेला तो आज भी यही है। मैंने सुना था कि कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज समोसे बिल्कुल ताजा है, ये लो गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह सुरेश, ये क्या बात है? ये समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया? शुक्रिया, शायद आज का दिन अच्छा है। चल एक और समोसा ले, ये मुझ पर। अरे इतनी उदारता। ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना सुरेश, तूने आज समोसों में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई, शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक समोसे खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से सुरेश के समोसों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक समोसे खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। सुरेश, ये तो बात हो गई। कल तेरे समोसे गीले थे, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को ये समोसे खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दे। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही समोसे बचे हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में सुरेश के सारे समोसे बिक जाते हैं। वह थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। ना जाने उस बूढ़े बाबा की बोरी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चल घर जाकर राधा को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वह ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है, मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए। सुरेश दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे सुरेश, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, समोसे बिके कि नहीं? कितने बिके? राधा, आज तो कमाल हो गया। सारे समोसे बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट समोसे पहले कभी नहीं खाए। सच में सुरेश, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि समोसे गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ राधा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में समोसा दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बोरी दी ताकि बारिश में समोसे गीले न हो। बस उस बोरी से समोसों को ढका और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। अरे सुरेश, तुमने बूढ़े बाबा को मुफ्त में समोसा दिया, ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो बोरी तो बस एक बहाना था, तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और दिलेरी पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ राधा, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना सुरेश। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। सुरेश और राधा खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम फिर से लौट आता है।
सुरेश अपने ठेले को तैयार करता है। वह बाजार से एक चमकीली छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समोसे खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे सुरेश, ये क्या बात है? ये समोसे तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरे समोसे खाते ही मन खुश हो जाता था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताजा, आटा भी वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि समोसे गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं सुरेश, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, तभी आएंगे। सुरेश, ये तो निराशा हो गई। मैं तो सुना था कि तेरे समोसे अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं, लेकिन आज तो ये बस ठीक ठाक है। पहले तो एक समोसा खाने के बाद दूसरा मांगने का मन करता था। आज क्या हो गया? अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। ये नई छतरी तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ क्या कमी है? बस वो बात नहीं है सुरेश। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। सुरेश के ज्यादातर समोसे बिकते नहीं और वह परेशान हो जाता है। वह चौराहे पर ठेला रोककर सोच में डूब जाता है। ये क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, समोसे गीले भी नहीं हुए, फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक ये क्या हो गया? वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बूढ़े बाबा की बोरी याद आती है। पिछले कई दिन उस बोरी को लगाने से समोसे खूब बिक रहे थे और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस बोरी में कुछ खास बात है। नहीं नहीं, ये तो बस एक बोरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से बोरी लगाऊंगा, देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है। सुरेश तुरंत घर लौटता है, छतरी को हटाता है और फिर से उस बूढ़े बाबा की बोरी को ठेले पर लगाने का फैसला करता है। सुरेश बूढ़े बाबा की बोरी ठेले पर लगाता है। छतरी हटाकर वह ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। बोरी समोसों को ढके हुए है। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, समोसा खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग समोसों की तारीफ करते हैं और जल्दी सारे समोसे बिक जाते हैं। सुरेश थका हुआ लेकिन खुश है। ठेला समेटते समय वह बोरी को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह बोरी को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वह घर के बाहर एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त राजू उसके पास आता है। सुरेश भाई, थोड़ा वक्त है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे राजू, बैठ। क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता, क्या हुआ? सुरेश भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं, शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। राजू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और राधा मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो, ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। समझा भाई। फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। अरे राजू, टेंशन मत ले। तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और गांव में इधर उधर पूछता रह, कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। राजू चुपचाप सिर हिलाता है और निराश होकर चला जाता है। सुरेश उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में राजू की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है, लेकिन
वह अपने ठेले के काम में व्यस्त है। राजू अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से बात करता है। सुरेश ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पे इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कभी उसके समोसे बेकार हो जाते हैं और कभी एकदम से इतने स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। अब तो उसका ठेला रोज चल रहा है, पता नहीं वो क्या जादू करता है। मुझे तो लगता है उसमें कुछ राज है। सच में? फिर तो तुझे पता लगाना चाहिए राजू। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तू उसका पीछा कर, देख क्या माजरा है। राजू के मन में शक और लालच जागता है। वह सुरेश के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस रात वह सुरेश के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, यह सुनने के लिए कि सुरेश और राधा क्या बात करते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन सुबह जब सुरेश अपना ठेला तैयार कर रहा था, राजू जबी बोरी को चोरी कर लेता है। राजू अपने घर पहुंच चुका है, बोरी को जमीन पर रखता है। उसकी पत्नी भी वहाँ है। अब देख क्या कमाल दिखाता हो। ये वही बोरी है जो सुरेश को अमीर बना रही है। बोरी बोरी आटा निकाल। कोई जवाब नहीं आता, बोरी शांत पड़ी है। बोरी बोरी सोना निकाल। अरे कैसी बोरी है ये? कुछ भी तो नहीं कर रही, एक पत्थर तक नहीं निकाल सकती। सोना तो दूर की बात। तभी बोरी से ढेर सारे पत्थर निकलते हैं और दोनों पर गिर जाते हैं। दोनों पत्थरों में दबे पड़े हैं। सुरेश को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि राजू को अपनी चोरी और लालच की सजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है, और जो छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। शिवपुर नाम के एक गांव में किशन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। किशन के परिवार में कोई नहीं था। सभी दुखों को साथ लेकर वो अपना जीवन जी रहा था। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, मिट्टी के बने हुए मजबूत बर्तन ले लो। घड़ा, मटका, सुराही, मिट्टी के बने चूल्हे ले लो। तभी वहाँ पर बाजार का दूसरा कुम्हार आता है। अरे ओ भाई किशन, अरे आराम से भाई, कितनी आवाज लगाएगा? ऐसे बर्तन बिकने लगे तो फिर तो क्या ही है। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तेरे बर्तन कोई नहीं लेगा, फिर भी तू मुंह उठा के हर रोज बाजार में काहे चला आता है भाई? तू जरा देख तो इधर, मैंने इतनी देर में कितने सारे बर्तन बेच दिए और तू है कि अभी तक बर्तन ले लो, बर्तन ले लो आवाज लगा रहा है। वो कुम्हार किशन का मजाक उड़ाता है और किशन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, पर किशन के एक भी बर्तन नहीं बिकते हैं और वो खाली हाथ ही घर आ जाता है। हे भगवान, आज भी खाली हाथ घर आना पड़ रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। न जाने कब मेरी भी किस्मत बदलेगी और मैं भी अमीर बनूंगा। अरे पता नहीं कौन सी गलती की है कि भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। चलो भूखा ही सो जाता हूँ और क्या करूँ। इतना कहकर किशन भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह फिर से वो अपने मिट्टी के बने बर्तन को लेकर बाजार में आ जाता है और हर दिन की तरह ग्राहक को बुलाने लगता है। ले लो भैया ले लो, मिट्टी के बने बर्तन ले लो, ताजे ताजे मिट्टी के मजबूत बर्तन ले लो। बढ़िया मजबूत एकदम टिकाऊ है। अरे आज तो ले लो भाभी। अरे दीदी आपको दिखा दूं क्या? बहुत अच्छे हैं। बहन जी देख तो लो कम से कम। ले लो ले लो ले लो, मजबूत टिकाऊ बर्तन ले लो। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। अरे मनहूस कुम्हार कहीं के, फूटी किस्मत वाले, अबे तुझसे कोई बात करने तक को राजी नहीं है।
फिर तेरे से कोई बर्तन क्यों ही खरीदेगा, हैं? अरे मगर क्यों? कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? अरे भैया, बात इसलिए नहीं करता काहे कि तू मनहूस है, मनहूस। इसीलिए ना तो कोई तुझसे बात करता है और ना ही कोई तुझसे बर्तन लेता है, समझा? और नहीं तो क्या। अरे भाई, तुझसे बर्तन लेके हमें अपने घर में मुसीबत खड़ी करनी है क्या? अरे तू भी मनहूस है और तेरे ये बर्तन भी मनहूस ही है। मनहूस कहीं का। ससुरा। गांव वालों की ऐसी बात सुनकर किशन अंदर ही अंदर टूट जाता है। हाँ, अरे मैं मनहूस नहीं हूँ। आप लोग मुझे ऐसे ताने क्यों दे रहे हैं? चलो, फिर भी मैंने मान लिया कि मैं मनहूस हूँ, लेकिन मेरे बर्तन तो मनहूस नहीं हो सकते ना। आप लोग उसे तो खरीद सकते हो ना, उसमें क्या दिक्कत है? अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, माफ करना, हम तेरे बर्तन लेकर इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। तभी वहाँ से गांव का मुखिया गुजर रहा था और किशन की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर वहाँ पर जाता है। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह क्या बात चल रही है? अचानक से सब लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रखे हैं? क्या बात है? अरे बात ये है मुखिया जी कि हम तो किशन को कह रहे थे कि तू अपना ये बोरिया बिस्तरा अपने ये मनहूस बर्तन समेट कर चला जा। तेरे बर्तन कोई नहीं लेगा क्योंकि तू है मनहूस और तेरे बर्तन भी है महामनहूस। अरे आप लोग ऐसी बातें मत करिए। मैं मेहनत करता हूँ, बड़ी मेहनत से अपने बर्तन बनाता हूँ, नहीं हो सकते वो मनहूस। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं किशन के बर्तन खरीद कर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे साथ क्या होता है। अरे 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 अरे, ए मुखिया जी, ऐसा मत करिए, फंस जाएंगे आप, कहीं लंबे से न चले जाएं। अरे भाई हीरा, अगर हम खरीदेंगे ही नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसके बर्तन मनहूस है? मैं एक बार खरीद के देखना चाहता हूँ कि इसके बर्तन घर में आने से कोई अनहोनी होती है या नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो इसके बर्तन और ये मनहूस है, बात सिद्ध हो जाएगी। चल भाई, ला किशन, मुझे दे दे। असुन, अच्छे और मजबूत टिकाऊ वाले देना, समझा? चल एक काम कर, मटका दे दे, निकाल बढ़िया वाला, और ठोक बजा उसको ऐसे, खट खट कर। किशन के चेहरे पर खुशी छा जाती है। जी जी मुखिया जी, मैं आपको एकदम सबसे मजबूत वाला मटका देता हूँ। रुकिए, ये लीजिए, ये वाला मैंने देख लिया, ये मटका कभी नहीं टूट सकता है, बहुत मजबूत है। मुखिया 2 मिट्टी के बने मटके घर लेकर चला जाता है और किशन भी शाम को बाजार समेटकर घर आ जाता है। और आज उसके पास कुछ पैसे थे, इसलिए वो आज बहुत ही खुश होता है। हाँ, वाह 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 वाह, आज तो मजा आ गया। काश हर दिन मेरी बिक्री ऐसी ही होती रहे। जो भी हो, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। हाँ। इसके बाद किशन भर पेट भोजन करके सो जाता है। अगले दिन सुबह मुखिया की पत्नी गौरी बीमार अवस्था में एक चारपाई पर पड़ी हुई थी और बाहर मुखिया वैद्य माधव को लेकर आता है। हाँ, वैद्य जी, अरे देखिए ना, मेरी पत्नी गौरी को क्या हो गया। वैद्य माधव गौरी की जांच करता है और फिर बोलता है, देखो मुखिया जी, आपकी पत्नी को बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई है। इस बीमारी से निकलना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनकर मुखिया और गौरी चौंक जाते हैं। क्या? अरे ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? अरे आपके पास कोई तो इलाज होगा ना। देखो, आप धन की चिंता मत करो, जितनी भी मुद्राएं चाहिए आप मुझे बताओ, मैं देने को तैयार हूँ। मुखिया जी, ये सब इलाज पैसों से नहीं होता है, इसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। और अगर इसका इलाज मिला तो मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। हाँ। इतना कहकर वैद्य माधव जी वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान,
ऐसी कौन सी बीमारी है ये जिसका कोई इलाज नहीं? पता नहीं ये सब अचानक कैसे हुआ। रात तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ही सही थी। मुखिया का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। ये देख गौरी बोलती है, अरे आपको क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे 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 अरे, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, है? ये सब उस मटके की वजह से हुआ है गौरी। मैंने किशन से मटके खरीदे और कल ही उसे लेकर आया और इसी की वजह से तुम बीमार हो गई। ना, क्या कहूँ, गांव वाले सही कहते थे। अब आपको कौन समझाए? मैंने तो कल ही आपको मना किया था कि ये मटके उसे वापस दे दो, वरना घर में कोई ना कोई अनहोनी जरूर होगी। देख लो, अब आपकी गलती की सजा मुझे मिल रही है। अरे आपको पता नहीं है क्या, वो मनहूस है। उसके बर्तन पूरे गांव में कोई नहीं लेता, तो आपने क्यों लिए? अरे तो मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये सब कुछ सच होता है या झूठ मूठ का नाटक है या फालतू अफवाहें हैं। अरे मुझे क्या पता था कि मैं फंस जाऊंगा। हाँ तो देख लिया, अब क्या जरूरत थी देखने की? अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और ये मटके कहीं फेंक दो। हाँ बिल्कुल सही कहा गौरी, मैं ये मटकों को घर से बाहर फेंक दूंगा और मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ गांव में और उस किशन की खबर लेता हूँ और सभी गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ। उसने मेरा घर तबाह करने की कोशिश की ना। रुक जाओ। हाँ जाओ और उस मनहूस को सबक सिखाओ, आखिर उसकी वजह से आज मेरा ये हाल है। सबसे पहले तो मुखिया दोनों मटकों को उठाता है और घर से दूर जाकर फेंक देता है और गुस्से से गांव की बाजार में जाता है जहां किशन अपनी बाजार लगाता था। मुखिया को क्रोध में देख किशन ने हिचकिचाते हुए पूछा, राम राम मुखिया जी, क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, मनहूस कहीं के। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बात क्या है ये तो बताइए। मुखिया सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। सब लोग कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस मनहूस के पास से कोई भी बर्तन मत खरीदना। अगर इसके बर्तन आप अपने घर में ले गए तो ये आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। अरे लेकिन क्यों मुखिया जी, बात क्या हो गई? अरे आप कुछ लोगों को पता होगा कि कल मैंने इस मनहूस पे दया करके इससे 2 मिट्टी के घड़े लिए थे, मटके। अब मुझे क्या पता कि ये मटके इतनी बड़ी अनहोनी खड़ी कर सकते हैं। जब से इस मनहूस के मटके मेरे घर में आए हैं ना, तब से मेरी पत्नी बीमार हो गई है। और तो और वैद्य माधव ने भी ये बोल दिया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे तो मुखिया जी, हम आपको इसीलिए तो मना कर रहे थे कि इस मनहूस से मटके ना लो, ना लो। आप ही ने तो एकदम ताव में कहा था लेके देखें, तो देख लिया। मैं बता रहा हूँ, आपकी पत्नी इसी मटके के कारण बीमार हुई है। मनहूस मटका, मैं तो कहता हूँ कि इसे हमारे गांव में बाजार डालने ही नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने रामू। अगर इसे बाजार में बेचने की अनुमति ही नहीं होगी तो गांव सुरक्षित रहेगा। चल भाई, अब उठा ये तेरा बोरिया, बिस्तरा, पोटला फोटला सब उठा। चल चल निकल यहाँ से। अरे देख क्या रहा है, उठा और निकल यहाँ से। अरे आप सब लोग ये मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो? मुखिया जी की पत्नी मेरे मटकों से कैसे बीमार हो सकती हैं? ये तो मतलब। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे तू भी मनहूस है और तेरे बर्तन भी मनहूस हैं और इसी मनहूस बर्तन की वजह से मेरी पत्नी बीमार हुई है। अब मुझे ज्यादा कुछ सुनना नहीं है। जल्दी से यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। इतना कहकर मुखिया और सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। किशन आंख में आंसू लिए अपने आप से बोलता है, अरे अब बस यही देखना बाकी था भगवान। मुश्किल से मेरे कल का गुजारा हुआ, लेकिन वो भी असफल ही रहा। जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ से अपना बाजार नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा।
नहीं 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 नहीं, यहाँ बाजार रखूंगा ही रखूंगा। हाँ। इतना कहकर किशन वापस से मेहनत करने में लग जाता है। काफी समय बीत जाता है, तब मुखिया वापस वहाँ पर अपने 2 पहलवानों के साथ आता है। अरे मनहूस कहीं के, अभी तक तूने यहाँ से सामान नहीं उठवाया है? लात खा के मानेगा क्या रे? क्यों? देखिए मुखिया जी, अगर मैं यहाँ से अपना सामान, अपना बाजार हटा लूंगा तो सोचिए ना मेरा क्या होगा। मैं गुजारा कैसे करूंगा? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तू यहाँ से बाजार नहीं हटाएगा? देख, मैं बात घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, सीधे सीधे जवाब दे, हटाएगा या नहीं? हाँ या ना? तुम यहाँ से अपना बाजार हटाओगे या नहीं? हाँ या ना में बता, बोल। मुखिया के सामने बोलने की हिम्मत तो किशन में नहीं थी, लेकिन वो जैसे तैसे हिम्मत जुटा के बोलता है। हाँ, नहीं, मैं बाजार नहीं हटा सकता। ये सुन के मुखिया के चेहरे पे क्रोध झलकने लगता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तो रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। पहलवानों, जरा इसकी जमकर पिटाई तो करो, महीनों तक खड़ा ना हो पाए ऐसा मारो साले को, मनहूस कहीं का, मार साले को। मुखिया जी माफ कर दीजिए, लेकिन आप ये सब रहने दीजिए। मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मैं यहाँ बाजार नहीं लगाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। मुखिया जी को समझिए मुखिया जी। अरे तेरी वजह से मेरी पत्नी मरने को है और मैं तेरी बात सुनूं? अरे पहलवानों, देख क्या रहे हो? देर मत करो, मारो इस मनहूस को, मारो साले को। मुखिया के आदमी बड़ी ही बेरहमी से किशन को मारने लगता है। किशन की हालत खराब हो जाती है और फिर मुखिया और उसके आदमी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जैसे तैसे करके किशन अपने मिट्टी के बने बर्तन को समेटकर घर चला जाता है। इधर किशन के साथ जो होता है उसकी खबर राधा को मिलती है, जो कि किशन से प्रेम कर रही थी। खबर सुनते ही वो जल्दी से किशन के पास जाती है। किशन, तुम्हारे साथ जो हुआ वो सुनकर बड़ा ही दुख हो रहा है, लेकिन मुखिया और गांव वालों ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। हाँ राधा, सच में इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे भाई, अब मुखिया जी की पत्नी बीमार हुई, उससे मेरा और मेरे बनाए बर्तनों का क्या लेना देना। सच बताऊं तो राधा, सब पागल हैं, पागल। तुम्हें कुछ बुराई नहीं है किशन, पर किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। हाँ, किस्मत की तो बात ही ना करो राधा। किस्मत ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया। देख रही हो, उस मुखिया के आदमियों ने अरे रे 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 मेरा क्या हाल कर रखा है। मैं समझ सकती हूँ किशन, लेकिन किस्मत के आगे सब हार जाते हैं। पर तुम चिंता मत करो, एक दिन सब सही हो जाएगा। अब तो मैं ठीक से चल भी नहीं सकता, इसीलिए मेरा काम भी बंद रहेगा। इतने दिनों तक मेरा गुजारा कैसे होगा? और तो और तुम्हारे साथ मैं शादी कैसे करूंगा? मेरी ये गरीबी देख के कभी तुम्हारे पिता इस शादी के लिए नहीं मानेंगे राधा। देखना किशन, एक दिन तुम्हारी भी किस्मत बदलेगी। अभी तुम हमारी शादी की बात कुछ समय के लिए भूल जाओ। अभी तुम अपनी तबीयत पर ध्यान दो। चलो, शादी को तो कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, लेकिन मैं इस हालत में काम कैसे करूंगा? और बिना काम के मेरा गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो किशन, मैं हूं ना। मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो और सिर्फ आराम करो। नहीं राधा, तुम कैसे कर सकती हो? अरे अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वो तो मुझे मुखिया की तरह मारेंगे। एक तो वो इस रिश्ते से नफरत करते हैं, ऊपर से ये सब। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जरा भी चिंता मत करो। चलो अब तुम आराम करो, शाम का खाना मैं लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। किशन राधा का यह प्यार देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि सारा गांव किशन के खिलाफ था और उसकी जिंदगी में सिर्फ एक राधा ही थी जो उसका साथ दे रही थी।
ऐसे ही रात हो जाती है और राधा के घर वाले सब सो जाते हैं। तब राधा किशन के लिए एक पोटली में कुछ रोटियां और सब्जियां लेकर उसके घर जाती हैं। अरे वाह राधा, तुम आ गई। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मुझे बहुत देर हो गई किशन आने में। अरे कोई बात नहीं राधा, लेकिन किसी को पता तो नहीं चला ना? अरे नहीं, सब सो गए थे और बाद में मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया, इसलिए तो देर हो गई। वाह 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 राधा, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए सही बताऊं, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसी तरह हर दिन राधा किशन के लिए खाना लेकर जाती और किशन का ख्याल रखती थी। देखते ही देखते दिन बीतते गए। किशन की हालत अब सुधर गई थी। हाँ राधा, आज से मेरी तबीयत एकदम सही है। अब मैं चल फिर सकता हूँ और अब तुम्हें मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं है। मैं काम पे लग जाऊंगा और अपना गुजारा करूंगा। अब मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, है ना? इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? लेकिन किशन, तुम मेहनत तो करोगे, पर तुम्हारे बनाए हुए बर्तन अब गांव में कोई लेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेरे द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन लेगा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। किशन, बाजू के गांव में कुछ दिन बाद मेला लगने वाला है। तुम उस मेले में अपने बर्तन बना के क्यों नहीं बेचते? वहाँ तुम्हारी बिक्री अच्छी होगी। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है राधा। वैसे भी गांव में मेरे बर्तन कोई लेगा नहीं, इसीलिए मैं मेले में जाके ही बेचता हूँ। मैं अभी जंगल जाता हूँ और वहां से मिट्टी लाकर नए बर्तन बना लेता हूँ। हाँ। किशन कुदाल लेके जंगल में मिट्टी खोदने के लिए पहुंचता है। वो मिट्टी खोदना शुरू करता है। कुछ देर तक मिट्टी खोदने के बाद उसकी कुदाल किसी लोहे की चीज से टकराती है। अरे अरे, ये मिट्टी खोदते खोदते ये क्या निकला? अरे कुछ लोहे की चीज लगती है। चलो मिट्टी हटा के देखता हूँ इसको। किशन वहाँ से मिट्टी दूर करता है तो देखता है कि एक लोहे का बक्सा है जो कि दिखने में बहुत ही पुराना लग रहा है। अरे बाप रे बाप, ये तो लोहे का बक्सा लग रहा है। इसको यहाँ किसने रखा? दिखने में तो बड़ा प्राचीन सा लग रहा है, लेकिन ये खुलेगा कैसे? खोल के देखता हूँ, आखिरकार इसके अंदर है क्या? किशन बक्सा खोलकर देखता है तो वो चौंक जाता है। वह देखता है कि बक्से में एक खजाने का नक्शा उसे मिलता है। किशन उस नक्शे को अपने हाथों में लेता है। हैं? नक्शा? ओह, ये नक्शा तो किसी खजाने का लगता है और इसमें जो रास्ता दिखाया गया है वो खजाने की तरफ जा रहा है। अगर मुझे ये खजाना मिल जाए, वाह 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 वाह, फिर तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। हाँ, ये रास्ता इधर। किशन नक्शे को बहुत ही गौर से देखता है। अच्छा, मुझे ये खजाना ढूंढना भी चाहिए या नहीं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इस बक्से को लेके घर जाना चाहिए और इसके बारे में राधा को बताना चाहिए। किशन वो पुराना बक्सा लेकर अपने घर आ जाता है और वो नक्शे को अपने हाथों में लेकर घूर घूर कर देखने लगता है। तभी राधा किशन से मिलने के लिए आती हैं। अरे वाह, तुम आ गए किशन, जंगल से मिट्टी खोद कर। अरे मिट्टी खोद कर तो आ गया राधा, लेकिन खोदते खोदते ये देखो, ये लोहे का पुराना बक्सा मिला और उसमें से मुझे ये नक्शा मिला। ये देखो। किशन वह नक्शा राधा को दे देता है और राधा बहुत ही गहराई से उस नक्शे को देखने लगती है। अरे वाह किशन, ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा राधा, ये खजाने का ही रास्ता है। अब तुम ही बताओ मुझे, इस रास्ते से खजाने तक जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? क्या कहती हो? अरे तुम किस बात की देर कर रहे हो किशन? ये बक्सा तुम्हें मिला है, मतलब तुम इस नक्शे से खजाने तक जा सकते हो। देखो किशन, अगर ये खजाना तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी तो किस्मत ही बदल जाएगी।
तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या ये करना सही होगा? किशन, तुम ज्यादा मत सोचो, और ये नक्शा तुम्हारे ही काम का है। देखो किशन, खजाना मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, तो मैं कल सुबह होते ही खजाने की खोज में निकल जाऊंगा, चिंता मत करो। फिर अगले दिन सुबह होते ही किशन जंगल में पहुंचता है और नक्शे में बताए गए रास्ते से चलने लगता है। बहुत देर तक चलने के बाद वो जंगल के गहराई में चला जाता है, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती थी। किशन के सामने एक खंडहर था और नक्शे में खंडहर के अंदर जाना बताया गया था। हाँ, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही पुराना खंडहर लगता है। नक्शे में तो बताया है कि इस खंडहर के अंदर जाओ, इसके अंदर कोई खजाना होगा क्या? चलो, अब ये तो जाके ही पता चलेगा। चलो। किशन उस खंडहर के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके कानों में एक रहस्यमय आवाज गूंजती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? किशन आवाज सुनकर डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे, इधर उधर नजरें मत घुमाओ, मैं अदृश्य हूँ, मैं दिखाई नहीं दूंगा। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। मेरा नाम किशन है। मैं शिवपुर गांव से आया हूँ और मैं खजाने की खोज में आया हूँ। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि ये खजाना तुम्हें ही मिल जाएगा? अरे, इसके लिए तुम्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना होगा। मुसीबतें? कैसी मुसीबतें? तुझसे मैं कुछ पहेलियां पूछूंगा, उसका हल तुझे बताना होगा। अगर सही जवाब दे दिया तो खजाना तुम्हें मिल जाएगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो हमेशा हमेशा के लिए भयानक द्वार में फंस सकते हो, जहां पर ना ही तुम्हें मृत्यु मिलेगी और ना ही बाहर निकलने का रास्ता। ये सुनकर किशन चुप पड़ जाता है। बोलो, शर्त तुम्हें मंजूर है या नहीं? अगर मंजूर हो तो ही मैं तुमसे सवाल पूछूं, वरना अभी भी वक्त है। चले जाओ बच्चे, यहाँ से चले जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं खजाने को पाना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई भी पहेलियां पूछ सकते हो, पूछो। तो ठीक है, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा, तुम्हें तीनों का सही उत्तर देना होगा। तो तुम्हारी पहली पहेली ये रही। ना जल में जलती, ना हवा में बुझती, अंधेरों में रहती पर उजाला करती, बताओ मैं कौन हूँ? किशन कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, इसका उत्तर है दीपक। हाँ, सही जवाब है, लेकिन अब दूसरी पहेली का उत्तर तुम नहीं दे पाओगे। क्यों? ऐसी कौन सी कठिन पहेली है जिसका मैं उत्तर ही नहीं दे सकता? तो सुनो, बिना पैरों के चलती, बिन मुंह के बोलती, जिसका सिर काटो तो भी जिंदा रहती। ओह, बिना पैरों के चलती। हाँ 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 हाँ, याद आया। इसका उत्तर है नदी। नदी ही तो बिना पैरों के चलती है और बिना मुंह के वो आवाज निकालती है। हाँ, नदी। हाँ, बहुत बढ़िया, इसका भी उत्तर तुमने सही दिया। अब तीसरी पहेली सुनो। मेरा बिस्तर होता है पर मैं कभी सोता नहीं, मेरी टांगे होती हैं पर मैं कभी चलता नहीं, मैं लोगों को आराम देता हूँ पर खुद कभी आराम नहीं करता, बिना मेरे घर में रहना सूना लगता। अब बताओ मैं हूँ कौन? अंतिम पहेली सुनकर किशन गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो पहेली बहुत ही कठिन थी। ये
तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर है चारपाई यानी कि पलंग। देखो, उसका बिस्तर होता है लेकिन वो सो नहीं पाता। उसकी टांगे यानी कि चारपाई के पाए होते हैं पर वो चल नहीं पाता। वो हम लोगों को आराम तो देता है लेकिन खुद आराम नहीं कर सकता। क्यों? क्या मैंने सही जवाब दिया या गलत? तभी वो रहस्यमयी आवाज जोर जोर से गूंजती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे किशन, तुमने तीनों पहेलियों का उत्तर दे दिया। अब तुम्हें आगे का रास्ता तय करना है। तो मैंने तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर दे दिए। अब बताओ मुझे आगे क्या करना होगा? अब तुम्हें नक्शे के साथ चलना होगा और खजाने का रास्ता खोजना होगा। किशन नक्शे की ओर देखता है। अब इस नक्शे के हिसाब से तो देखो, इसमें बताया गया है कि आगे जाना होगा जहां पर एक झील मिलेगी। हाँ, तुम्हें झील के अंदर प्रवेश करना होगा। अंदर तुम्हें एक सुंदर कन्या की मूर्ति मिलेगी, उसे तुम्हें स्पर्श करना है। स्पर्श करना है? लेकिन इससे क्या होगा? सभी सवाल के जवाब तुम्हें वहीं पर मिल जाएंगे। मैंने जितना बताया है उतना करो, अभी के लिए वो काफी है। जाओ। इतना बोलकर किशन नक्शे में देखते हुए झील की ओर बढ़ता है। बहुत देर चलने के बाद वो जंगल की जादुई झील तक पहुंचता है। हाँ, नक्शे में तो यही झील दिखा रहा है और अब इसके अंदर प्रवेश करने का, हाँ, प्रवेश करने को दर्शा रहा है। लेकिन झील में प्रवेश करना तो खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ तक का रास्ता तो मैंने पार कर लिया, अब यहाँ से छोड़ भी तो नहीं सकता। चलो, जो होगा देखा जाएगा। चलो। झील के अंदर प्रवेश करने से किशन को डर भी लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर झील के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वो झील के अंदर प्रवेश करता है तो वो खुद को एक भव्य और घने जंगलों में पाता है, जहाँ पर एक सुंदर औरत की मूर्ति बनी हुई थी। अरे बाप रे बाप, ये कहाँ आ गया मैं? हे भगवान, ये तो सच में जादुई झील है। जैसे उस अदृश्य शक्ति ने मुझे बताया था, वैसे ही यहाँ पर उस औरत की मूर्ति भी है। बाप रे, चलो इस मूर्ति को स्पर्श करता हूँ। किशन ने उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श किया तो वह मूर्ति एक सुंदर औरत में परिवर्तित हो गई। ये दृश्य देखकर किशन की आंखें चार हो जाती है और वो चौंक जाता है। अरे तेरी, ये क्या? ये तो कोई चमत्कार है। ये मूर्ति किसी इंसान में कैसे परिवर्तित हो गई? ये क्या चक्कर है? उस औरत के चेहरे पर अलग सी मुस्कुराहट थी। तुम कौन हो युवक? मैं तो किशन हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम अवंतिका है और मैं इस झीलपुर प्रदेश की रानी हूँ। तुम्हारा स्वागत है किशन झीलपुर में। जी, लेकिन आप पहले पत्थर की थीं और अब ये, आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो किसी श्राप के कारण पत्थर की बनी हुई थी और तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया। अब मैं वापस अपने झीलपुर राज्य को संभाल सकूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन रानी अवंतिका जी, ये कैसा श्राप है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बताती हूँ। ये बात है आज से कई वर्षों पहले की, जब मैं झीलपुर से बाहर निकलकर जंगल में घूमने के लिए गई थी। झीलपुर की रानी अवंतिका जंगल में घूमने के लिए जाती है। वो जंगल के मनमोहक दृश्य को देख रही थी। वाह, पृथ्वी पर ये जगह कितनी सुंदर है। बहुत ही मनमोहक जगह है ये। मन करता है यहाँ तो रोज आना चाहिए। तभी एक तपस्वी साधु हाथ में कटोरा लिए हुए भिक्षा मांगता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी साधु अवंतिका के पास आता है। मुझे भिक्षा दे दो, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है। अरे बाबा,
आपने इतने समय से नहीं खाया तो उसमें मैं क्या करूं? अरे बेटा, कुछ भी भिक्षा के रूप में दे दो। मैं जंगल में भटकने वाला साधु हूँ, मुझे यहाँ पर खाने को कैसे मिलेगा? कुछ भी दे दो। अरे तो कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मैं एक तपस्वी हूँ, भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ, मैं काम कैसे कर सकता हूँ? देखो बाबा, वैसे भी मेरे झीलपुर राज्य में नौकर की कमी है, तो आप वहाँ आ जाओ, मेरा नौकर बन जाओ। इतना कहकर रानी जोर जोर से हंसती है। ये शब्द सुनकर साधु का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। अरे मूर्ख रानी, ये तू क्या बोल रही है? तुझे जरा सा भी अंदाजा है क्या? इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। मैं तो सही ही बोल रही हूँ, और रही बात बुरे अंदाज की, तो तू मेरा क्या कर लेगा बेवकूफ साधु? तू एक मामूली ढोंगी है, जंगल में भटकने वाला, और मैं एक महारानी हूँ, वो भी जादुई झीलपुर के प्रदेश की। रानी अवंतिका की ऐसे शब्द सुनकर साधु का क्रोध और भी तेज हो जाता है। अब तो तुमने बोलने की हद पार कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपने झीलपुर में जाके मूर्ति बन जाएगी और भूख एवं प्यास से तड़पेगी। ये मेरा श्राप है। जब कोई मनुष्य झीलपुर में आके तुम्हारी मूर्ति को स्पर्श करेगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगी। इसके बावजूद भी अवंतिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो मजाक उड़ाते हुए साधु से बोलती है। देख साधु, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा शाप मेरे आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं झीलपुर की रानी हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। अगर तू झीलपुर की रानी है और तेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, तो मेरे पास भी बहुत सारे वरदान हैं। मेरा मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है, ये तुम्हें झीलपुर जाकर ही पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी झीलपुर जाती हूँ और देखती हूँ कि तेरा शाप काम करता है या नहीं। इतना कहकर रानी अवंतिका गुस्से में वहाँ से झीलपुर की ओर चली जाती हैं। वो जैसे ही झीलपुर में प्रवेश करती हैं, वैसे ही वो पत्थर की बन जाती हैं। और इसी वजह से मैं यहाँ इतने सालों से श्रापित हूँ। साधु बाबा ने मुझे कहा था कि जब भी कोई मनुष्य आके तुम्हें स्पर्श करेगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो सकती हो। ओ, तो ये बात है। हाँ, और इतने सालों से यहाँ तक कोई नहीं आया, क्योंकि इस जगह पर आना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कोई भी मनुष्य यहाँ पर आता ही नहीं था। तुम वो पहले इंसान हो जिसने झीलपुर के अंदर प्रवेश किया है। मैं जानती हूँ तुमने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया होगा। हाँ रानी जी, मुश्किलें तो बहुत आई, बड़ी मुश्किल से मैं इस जगह तक पहुँच पाया हूँ। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया, वरना मैं सदियों तक ऐसी ही मूर्ति में बनी रहती। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किशन। लेकिन तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, ये तो तुमने बताया नहीं। जी, मैं तो यहाँ खजाने की तलाश में आया था। क्या है, मैं एक कुम्हार हूँ। मैं जंगल में मिट्टी खोद रहा था, तब मुझे एक बक्से में ये नक्शा मिला और इसमें खजाने का रास्ता बताया गया था, और मैं रास्ता तय करते करते यहाँ तक आ गया। तो तुम बिल्कुल सही जगह पहुँचे हो। खजाना तुम्हें यहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी मनुष्य ने यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। इतना कहकर रानी अवंतिका अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती हैं और एक रंग बिरंग किरणों के साथ एक बक्सा प्रकट होता है। ये देख के किशन चौंक जाता है। वो बक्से में बहुत ही सारा सोना हुआ था। बाप रे, इतना सारा सोना! हाँ, और ये सब आज से तुम्हारा हुआ। वाकई किशन, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी को मानना पड़ेगा। अब तुम इस सोने से पूरी जिंदगी ऐश आराम से जी सकते हो, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी इससे सुख प्राप्त कर सकती है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अगर तुमने इस सोने का गलत कार्य में या लालच में इस्तेमाल किया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये खजाना कोई आम खजाना नहीं है, ये झीलपुर का जादुई खजाना है। मैं इसे पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल करूंगा और इसी सोने से मैं गरीब और अनाथ लोगों की मदद करूंगा। वाह, बहुत ही अच्छे किशन। अब तुम्हारी आंखें बंद कर लो और ये बक्से अपने हाथों में ले लो। आंखें बंद करते ही तुम अपने आप को झील के किनारे पाओगे। रानी अवंतिका के कहने पर किशन अपने दोनों हाथों में वो बक्सा ले लेता है और आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही रंग बिरंगी किरणों के साथ किशन झील के किनारे आ जाता है और वहाँ से वो सीधे अपने घर जाता है। अरे वाह किशन, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अरे चिंता छोड़ो राधा, ये देखो मुझे खजाना मिल गया। किशन बक्सा खोलता है। बक्से में बहुत ही सारा सोना देख के राधा खुश हो जाती है और उसकी आंखें सोने से चमक जाती है। वाह किशन, ये तो बहुत ही सारा खजाना है। इससे तो तुम बड़े ही ऐश की जिंदगी जी सकते हो। भले ही गांव वाले तुम्हें ताना मारते हो, लेकिन तुमने कर ही दिखाया। हाँ राधा, अब सबसे पहले गरीबों की मदद करूंगा। हाँ। और अब किशन की किस्मत बदलने लगती है। जहाँ पर कच्ची झोपड़ी थी, वहाँ अब बहुत बड़ी हवेली बन गई थी और किशन बहुत ही बड़ा व्यापारी बन जाता है और व्यवसाय में उसको अच्छा लाभ होने लगता है। राधा के पिता भी शादी के लिए मान जाते हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।